दूसरा पार्ट है अपना, क्या नाम है? मानव बस्ती। मतलब मानव बस्ती है उसके बारे में। अब मानव बस्ती अपन कहते किसे, ठीक है? तो मानव बस्ती का क्या अर्थ है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह है जिनमें कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। मतलब ग्रह को कोई भी प्रकार व चाहे कोई भी आकार व वहाँ को एक आदमियों को एक लोगों का एक समूह रहता है, उसे क्या कहा जाता है? मानव बस्ती कहा जाता है। मानव बस्ती के विकास के लिए कई कार्य करने होते हैं। तो कई क्वेश्चन आ जाए आपके कि मानव बस्ती विकास के लिए कौन कौन से कार्य करने होते हैं बताइए, या मानव बस्ती के क्या उद्देश्य है? मानव बस्ती के उद्देश्य क्या है कि हम जो मानव बस्ती है तो उसका क्या होता है? सबसे पहले क्या है कि मकान या ढांचे का निर्माण करते हैं। सबसे पहले अगर मानव बस्ती अपन बसाएंगे कहीं पर तो मकान बनाएंगे या किसी प्रकार वो स्ट्रक्चर अपने बनाएंगे। वहाँ पर किसी क्षेत्र पर अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए अधिकार किया जाता है। अगर अपन मकान बना लिए वहाँ पर रह रहे हैं तो अपन को कुछ ऐसा क्षेत्र भी चाहिए जिस पर क्या वो अपना भरण पोषण भी कर सके। इस क्षेत्र में लोग समूह में रहते हैं। लोग क्या रहते हैं? एक समूह में रहते हैं। तो ये अपने क्या इसके तीन उद्देश्य है मानव बस्ती के। एक मकान या ढांचे का निर्माण करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र पर अधिकार करते हैं ताकि अपना भरण पोषण चल सके, और लोग किसमें रहते हैं? समूह में रहते हैं। अब मानव बस्ती के प्रकार कितनी प्रकार की है? मानव बस्तियां दो प्रकार की, यानी अपन जो रहते लोग हैं उसके आधार पर दो प्रकार की है। अगर गाँव में रह रही तो कौन सी बस्तियां हो गई? ग्रामीण बस्तियां। और शहरों में रह रहे तो कौन सी हो गई? नगरीय बस्तियां हो गई। अब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में तीन मूलभूत अंतर कि ग्रामीण और आपकी जो नगरीय बस्तियां हैं उसमें जो मूलभूत अंतर है कोई भी तीन उनमें। तो पहला अपना मूलभूत अंतर हो गया कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहां पर लोग जो काम करते हैं किन क्षेत्र में करते हैं? कृषि, पशुपालन वगैरह, ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो गया? प्राथमिक क्रिया वहां पर काम करते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों में कौन से काम करते हैं? तृतीय क्रियाकलाप, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम है उसमें मुख्य रूप से लगे रहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के लोग जीवन यापन के लिए प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के लोग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाओं से जुड़े होते हैं। दूसरा है ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं। गतिशील का ही वह कम हुआ है, यानी उनके सामाजिक संबंध क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, यानी लोगों से मेल जोल वगैरह है वह ज्यादा रहता है। जबकि नगरीय बस्ती है वहां पर जो सामाजिक संबंध है वह क्या है? जटिल होता है, ठीक है ना। वहाँ का जो है लोग तीव्र अधिक रहते हैं, और वहाँ के जो सामाजिक संबंध वो भी कैसे होते हैं? औपचारिक यानी दिखावटी होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं और उनमें सामाजिक संबंध क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों के लोगों का जीवन जटिल व तीव्र होता है, उनमें सामाजिक संबंध क्या होते हैं? औपचारिक या दिखावटी होते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं, यानी एक केंद्र बिंदु के रूप में वहां पर क्या करते हैं? नगरे काम करते हैं। नगरीय बस्तियां अपने लोगों के साथ साथ, यानी नगर के लोगों के साथ साथ ग्रामीण बस्तियों को भी अनेक वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जो अपन को गाँव में नहीं मिलती है वो अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो बड़े शहर आसपास में वहां से। बदले में ग्रामीण बस्तियों को नगरीय बस्तियों को क्या उपलब्ध करवाती है? दूध है, फल है, सब्जियां, श्रमिक है, वह क्या करवाती है? उपलब्ध करवाती है। तो ग्रामीण व नगरीय बस्तियों जो तीन मूलभूत अंतर, पहला क्या हो गया? ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत है, यानी कृषि, पशुपालन वगैरह, खनन हो गया, ठीक है, जो भोजन संग्रह हो गया उसमें हो गया। जबकि नगरीय बस्तियों इसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। ग्रामीण बस्तियों के लोग क्या कम गतिशील होते हैं, उनके सामाजिक संबंध क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। जबकि जो नगरीय बस्तियों के लोग क्या है? जीवन जटिल और तीव्र होता है, उनमें सामाजिक संबंध दिखावटी होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं? यानी कहाँ पर ग्रामीण बस्तियां अधिक बस रही है, कहाँ पर कम है, तो उसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है भौतिक कारक। कौन कौन सा है? पहला भौतिक, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, और तीसरा कौन सा है? सुरक्षा संबंधी कारक। तो पहला है भौतिक कारक, यानी जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है भौतिक कारक है, उनमें कौन कौन सा? पहला है भूमि। भाई ग्रामीण बस्तियों को भूमि कैसी करती? अगर अपनी भूमि है वह समतल है, कैसी है? समतल मैदानी भूभाग है, वहां पर ग्रामीण बस्तियां क्या पाई जाती है? अगर उबड़ खाबड़ वगैरह है, वहां पर पथरीली है, तो वहां पर ग्रामीण बस्तियां वह कम या न के बराबर पाई जाती है, ठीक है। ऊंचाई, कम ऊंचाई वाले स्थान है या ऊंचाई पर है वहां पर भी जो आपकी ग्रामीण बस्तियां हैं कम ही पाई जाती है, ठीक है। जलवायु, अगर आपकी जलवायु अनुकूल है, यानी न बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है न बहुत ज्यादा गर्मी, यानी एक अपन देखते हैं जो निम्न अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के पास, एक अपन देखते हैं उच्च अक्षांश यानी ध्रुवों के निकट, वहां पर जनसंख्या विरली पाई जाती है, क्योंकि वहां की जो जलवायु क्या नहीं है? सहनीय नहीं है।
ठीक है। तो अनुकूल जलवायु है वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं और जल की उपलब्धता है, यानी जहां पर जल उपलब्ध है वहीं पर लोग ही रहेंगे। तो ये चार। तो क्वेश्चन आ जाए आपके कि ग्रामीण बस्तियों के भौतिक कारक कौन से, तो भौतिक कौन सा होगा, चार, भूमि, ऊंचाई, जलवायु और जल। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी समाज और जो संस्कृति है लोगों की वह कैसे इन ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। तो पहले सामाजिक संरचना कि लोगों की जो संरचना कैसी है, लोग किस प्रकार से रहते हैं वहां पर, ठीक है ना, उनका रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा कैसी है, हो गई। उन लोगों की जाति है, एक जाति के लोग हर जगह देख लेना आप, एक किसी जाति विशेष के लोग ही वहां पर ज्यादा पाए जाते, ऐसा नहीं एक ही जाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन एक जाति के लोग वहां पर अन्य के मुकाबले में क्या होंगे, ज्यादा। धर्म, यही बात किस पर लागू होती है, धर्म पर। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो गए, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। सुरक्षा संबंधी कारक, सुरक्षा संबंधी कारक में कौन से हो गई, चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा। पहले लोग क्या करते थे कि जो चोरी और डकैती ज्यादा होती थी तो वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक जगह रहना क्या करते थे, पसंद करते थे, जिससे क्या होती थी, बस्तियों का निर्माण हो जाता था। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं। क्वेश्चन आपका कि अगर मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव बस रहे हैं तो उसके मुख्य कारक क्या है, ठीक है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में किसका अभाव होता है, जल का अभाव। भाई मरुस्थलीय है यानी शुष्क प्रदेश है, बरसात वहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या हो गया, जल का अभाव, इसलिए जल संसाधनों के निकट गांव बसाए जाते हैं। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर गांव कहां पर बसाए जाते हैं, जल संसाधनों के निकट बसाए जाते हैं। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, जलवायु दशाएं भी मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो तीन होगा गुण हो गए, तो जल संसाधन, कृषि योग्य भूमि और एक जलवायु दशाएं। ये क्या है, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की बसने की क्या प्रमुख अवस्थाएं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, कितनी प्रकार की ग्रामीण बस्तियां, चार प्रकार। अपनी किताब में कितनी प्रकार की बताई ग्रामीण बस्तियां, चार प्रकार की बताई गई है। पहली कौन सी है, गुच्छित बस्तियां। कौन सी है, गुच्छित बस्तियां है। दूसरी कौन सी है, अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरी पल्ली बस्तियां और चौथी कौन सी है, परिक्षिप्त बस्तियां। अब गुच्छित बस्तियों को अपन अन्य नामों से भी जान सकते हैं, जैसे शहद बस्तियां हैं, संकुलित बस्तियां हैं या केंद्रित बस्तियां हैं। और अर्धगुच्छित है या उनको अपन क्या बोल सकते हैं, विखंडित। और परिक्षिप्त को क्या, एकाकी बस्तियां या परिकीर्ण बस्तियां। तो गुच्छित बस्तियां का मतलब हो कि जरिए लोग कहीं रहे, एक जगह, यानी बड़ा गाँव, लोग एक जगह ज्यादा रहते हैं। अर्धगुच्छित को मतलब वो कि बड़ा गांव के मुकाबले उसका विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। या कोई भी आपका एकाकी बस्ती है, वहां पर लोग धीरे धीरे आकर रहना चालू हो जाते हैं, तो वहां पर किस बस्तियों का निर्माण होता है, अर्धगुच्छित। और पल्ली बस्तियां बिखरी हुई होती है, ठीक है, और जो ढाणियां वगैरह होती है। और ये एकाकी मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जो आपके वन इलाके हैं वहां पर ये ज्यादा होती है। तो ग्रामीण बस्तियां चार प्रकार की हो गई। पहली है गुच्छित बस्तियां। कौन सी बस्तियां, गुच्छित बस्तियां। इस प्रकार की बस्तियों में घर क्या होते हैं, पास पास, भाई एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर पास तो हो क्या भरेगी, पास पास में। इसमें रहन सहन का क्षेत्र कृषि क्षेत्र से क्या होता है, अलग होता है। भाई इसमें क्या हो गया, जैसे मान लो ये पूरा एरिया ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर तो क्या हो गए, गाँव हो गए, आपके मकान बन गए, क्या हो गए, मकान। और ये क्षेत्र क्या हो गया आपका, कृषि का हो गया। किसका हो गया, कृषि का हो गया। तो इसमें रहन सहन का क्षेत्र कृषि से क्या होता है, अलग जैसे आ गया कि गुच्छित जो बस्तियां हैं उसकी कोई चार विशेषता बताइए। तो पहले क्या होगी कि इस प्रकार की बस्तियों में घर क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसमें रहन सहन का क्षेत्र व कृषि क्षेत्र से क्या होता है, अलग होता है। इसमें कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हो सकती है, जैसे रेखिक हो सकती है, आयताकार हो सकती है, वर्ताकार हो सकती है या आर्य हो सकती है, ठीक है। जैसे रेखिक, जिसमें मान लो कोई नदी है या कोई नहर है, तो जैसे वो वहां से गुजर रही है तो उसके किनारे जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पर अपन क्या मकान बना लेंगे, लोग हैं, ठीक है। तो एक अंश की एक रेखा के अंतर्गत हो गई, ठीक है। आयताकार है, कोई तालाब वगैरह है जो आयताकार में स्थित है, ठीक है। या आपकी जो ये मुख्य जमीन है तो इसके चारों तरफ जो बसने हो जाते हैं तो वो कैसी हो गई, आयताकार। वर्ताकार कोई तालाब है बड़ा, ठीक है, वर्ताकार का, उसके चारों तरफ या कोई झील है उसके चारों तरफ लोग बसना शुरू कर जाएंगे, तो कौन सी हो गई आपकी, वर्ताकार। तो इस आकार पर कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां उस गांव की हो सकती है। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। भाई गुच्छित बस्तियां भाई जहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब वहां पर संसाधन भी ज्यादा है। तो मुख्य रूप से संसाधन, इन मुख्य रूप से क्या, उपजाऊ भूमि और पानी। भाई ज्यादातर किसी चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए और पानी और समतल मैदान। तो ये ज्यादातर किसमें आ गए, उपजाऊ जलोढ़ मैदान, यानी उत्तरी पूर्वी राज्य है अपने, वहां पे पाई जाती है। तो गुच्छित बस्तियां सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, जो जलोढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्य वहां पर पाई जाती है।
कई बार लोग सुरक्षा कारणों से संहत गांवों में रहते हैं। कौन से गांव में? संहत यानी एक साथ रहते हैं सुरक्षा से, अपनी सुरक्षा करने के लिए, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड और नागालैंड। तो उदाहरण आ जाए, बुंदेलखंड और नागालैंड में कौन सी बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने संहत बस्तियों को क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है कि पानी की क्या है? कमी है। तो जहां पर भी जल स्रोत वहां पर लोगों को मिल जाएगा, कुआं या कोई आपका वहां पर झील वगैरह है, तालाब है बड़ा, तो उसके आसपास लोग क्या हो जाएंगे? रहना शुरू कर देंगे और एक गुच्छित संहत बस्ती का क्या हो जाएगा? वहां पर निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? गुच्छित बस्तियां। अब अर्धगुच्छित, ये बस्तियां किसी एकाकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का क्या होती है? परिणाम। यानी कोई एकाकी बस्ती है, एक दो वहां पर ढाणियां है, तो वहां पर लोग किसी कारण से आकर वहां पर लगातार बसना शुरू कर देते हैं। तो जो लगातार वो बसते जाते हैं तो किस बस्ती का रूप ले लेते हैं? अर्धगुच्छित बस्ती का। ठीक है, या दूसरा किस कारण से हो सकता है? इस प्रकार की बस्ती किसी बड़े संहत गांव के विखंडन के कारण भी क्या हो सकती है? निर्मित हो सकती है। उसका क्या हो जाए? विखंडन हो जाए। ठीक है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है? वो गांव टूट जाता है, तो एक तरफ दो तरफ हो जाता है वो। ठीक है, यानी विखंडन। तो वो कौन सी हो गई? अर्धगुच्छित बस्ती। शक्तिशाली जमींदार गांव के केंद्रीय भाग में निवास करते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। यानी गांव को जो शक्तिशाली जमींदार है, मुखिया हुए गांव को बहुत कटियर है, केंद्र बीच में, और बाकी का कहीं रहे गांव के बाहर की तरफ। ऐसी बस्तियां कहां पर पाई जाती है? गुजरात के मैदानी और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। ये कौन सी हो गई आपकी? अर्धगुच्छित बस्तियां। अब पल्ली बस्तियां, जब किसी विशाल गांव का सामाजिक जाति आधार पर क्या हो जाता है? विखंडन होता है, तो बस्ती कई इकाइयों में बंट जाती, मतलब कोई सामाजिक या जाति के आधार पर लोग क्या हो जाते हैं? विघटित हो। एक मान लो आपकी कोई विशाल गांव है, गुच्छित गांव है आपका, और वहां पर कई प्रकार की जातियां पाई जाती है। वो अपना अलग अलग इलाका बसाने शुरू हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक जाति के लोग रहना शुरू हो गया, यहाँ पर एक के और यहाँ पर एक। ठीक है, तो कौन सी बस्तियों का निर्माण हो गया? पल्ली बस्तियों का निर्माण हो जाता है। इन्हें देश के विभिन्न भागों में कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे पाना, पाड़ा, पाली, नगला और ढाणी। ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाए आपका कि पल्ली बस्तियों के उपनाम बताइए, या पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी किन बस्तियों को कहा जाता है? पल्ली बस्तियों को कहा जाता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाए। ये उदाहरण याद रखना ज्यादा भाई, कौन सी को कौन सा पाया जाए? तो पल्ली बस्तियां कटियागी मुख्य रूप से निम्न गंगा को मैदान, जबकि गुच्छित बस्तियों में कौन सा था? उपजाऊ मैदान। ठीक है, और नागालैंड वालों इलाकों, ठीक है, बुंदेलखंड है, वहां पर क्या? सुरक्षा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से था। और आपकी जो अर्धगुच्छित थी वो कहां पर है? गुजरात के मैदानी, राजस्थान के कुछ भागों में। और पल्ली बस्तियां कहां पर पाई जाती है? निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों। अब आगे प्रक्षिप्त बस्तियां। बिखरी हुई बस्तियों को एकाकी या प्रक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। ये बिखरी हुई होती है, दूर दूर गांव होते हैं, यानी दूर दूर ढाणियां होती है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। इन बस्तियों में मकान क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये बस्तियां जंगलों में, पहाड़ियों के ढालों पर, खेतों में या चारागाहों में दिखाई देती है। मुख्य रूप से खेत वगैरह है या बड़े जंगल वहां पर दूर दूर दिखाई देती है। मुख्य रूप से ये कहां पर पाई जाती है? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल के कई भागों में ये बस्तियां पाई जाती है। तो ये कौन सी हो गई अपनी ग्रामीण बस्तियां? चार प्रकार की हो गई, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और प्रक्षिप्त बस्तियां। अब अपन देखते हैं नगरीय बस्ती। कौन सी बस्तियां? नगरीय। तो नगरीय बस्तियों में देखते हैं भारत में नगरों का विकास। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत में नगरों का विकास कब से शुरू हुआ था? तो प्रागैतिहासिक काल। कहाँ से शुरू हुआ था? प्रागैतिहासिक काल है, वहां से भारत में नगरों का विकास क्या हो गया था? शुरू हो गया था। अपन देखते हैं जो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में है सिंधु घाटी सभ्यता, वह भी एक क्या थी? आपकी नगरीय सभ्यता थी। उसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, ये क्या थे? मुख्य नगर थे। विभिन्न युगों में अनेक उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितना प्रकार वार्ड्स का? 3 प्रकार वार्ड्स का। कौन सा है? 3। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और कौन सा हो गया? आधुनिक। देखो ग्रामीण बस्तियां 4 भाग में बटे, और नगरीय बस्तियां पढ़े अपन नगर पढ़ रहे हैं, तो नगरान अपन विकास का आधार पर कितना भाग में बटे? 3। कौन कौन सा? प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। पहला प्राचीन नगर।
तो भारत में 2000 वर्षों से पूर्व स्थापित एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगरों को क्या कहा जाता है? प्राचीन नगर। यानी आज से 2000 साल पहले जिन नगरों का निर्माण हो गया था, ठीक है ना, उनको अपन क्या कहते हैं? प्राचीन नगर। कितने साल पहले? 2000 साल से पहले जिन नगरों का निर्माण हो चुका था उनको क्या कहा जाता है? प्राचीन नगर। और जो आज से 2000 साल पहले जो नगर विकसित हुए थे उनका मुख्य कारण क्या था? इनका धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में क्या हुआ? विकास। अपन देखते हैं कि पहले लोग क्या थे? धार्मिक प्रवृत्ति की जगह थे, तो जहां पर एक धर्म का मुख्य केंद्र होता था, ठीक है, कोई मंदिर वगैरह हो गया, कोई भी एक संस्कृति हो, क्या था वहां पर लोग ज्यादातर आकर रहने लग जाते थे। तो इनका धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में क्या हुआ है? विकास। तो क्वेश्चन आने लगे कि धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में किन नगरों का विकास हुआ है? प्राचीन नगरों। किनका हुआ है? प्राचीन। वाराणसी इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। तो वाराणसी कैसा एक प्राचीन नगर है। इसके अलावा प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, मदुरई है। देश में प्राचीन नगरों के कुछ उदाहरण है। मध्यकालीन नगर। वर्तमान में के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। कितने नगरों का? 100 नगरों का। इनमें से अधिकांश का विकास है रजवाड़ों या रियासतों के रूप में हुआ था, यानी राजाओं के समय हुआ था। मध्यकालीन जो नगर है उनका किस समय हुआ था? राजाओं के समय, जो रजवाड़े थे अपनी। ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। यानी अपन है क्वेश्चन आ जाए किला नगर किन्हें कहा जाता है? मध्यकालीन नगरों। किनको कहा जाता है? मध्यकालीन है। जो प्राचीन नगर थे, प्राचीन नगर थे जो किसी वजह से वो विखंडित हो गए, वहां से टूट गए वगैरह हो गए, उन्हीं नगरों पर वापस एक नगर बनाए गए थे मध्यकालीन। ऐसे नगरों मध्यकालीन कौन सा हो गया आपका? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर क्या है? महत्वपूर्ण जो कैसे है? मध्यकालीन नगर है। आधुनिक नगर। अब आधुनिक नगर अपन देखते हैं मुख्य रूप से किसने बसाए थे? अंग्रेजों के समय यूरोपीय जो अंग्रेजों के अलावा और भी थे, जैसे पुर्तगाली भी, डच थे, उन्होंने भी बसाए थे। तो अंग्रेजों और यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का क्या किया है? विकास किया। व्यापार के उद्देश्य से तटीय स्थानों पर अपना प्रभाव जमाते हुए सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पुदुचेरी आदि स्थानों पर व्यापारिक पतन विकसित किए। यानी अंग्रेज और जो यूरोपीय लोग थे वो भारत में क्यों आए थे? व्यापार के उद्देश्य से। और व्यापार वो कहां से करने लगा? जल परिवहन द्वारा, यानी जो समुद्री मार्ग से। तो वो जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र थे, अब सूरत, दमन है, गोवा है, पुदुचेरी है, वहां पर पतन यानी बंदरगाहों का वहां पर उन्होंने क्या किया? विकास किया। और वहीं पर नगरों का निर्माण हुआ। अंग्रेजों ने 3 मुख्य नगर है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। किसने जाए? अंग्रेजों ने किन मुख्य नगरों का अंग्रेजी शैली में निर्माण करवाया था? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी क्या हुआ? जन्म। यानी जो उद्योग थे, बड़े उद्योगों की स्थापना हुआ, तो वहां पर भी नगरों का क्या हुआ? निर्माण हो गया। जैसे अपन देख सकते हैं कौन सा है? जमशेदपुर। कौन सा हो गया? जमशेदपुर। तो ये अपने कौन से हो गए? नगर। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। अब देखते हैं भारत में नगरीकरण। जो भारत में नगरीकरण हो गया 2011 में, भारत में नगरीकरण का स्तर कितना था? 31.16। यानी 100 में से कितने लोग शहरों में रहते थे? 31.16। जो विकसित देशों से क्या है? काफी कम। यानी आज भी अपन देखते हैं भारत में अधिकांश लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? गाँव में ही रहते हैं। लेकिन अब वर्तमान में देख रहे हैं कि शहरीकरण, नगरीकरण का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। 20वीं सदी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितनी गुना बढ़ी है? 11 गुना बढ़ी। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, यानी विशेष कार्य के आधार पर नगरों का क्या करेंगे? वर्गीकरण। भाई विशेष कार्य, किस कार्य के आधार पर किस नगर का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रमुख या विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारत के नगरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा है? प्रशासनिक नगर। पहला कौन सा है? प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर को वो मुख्य रूप से अपना एक राजधानी, जो भी आप राज्य है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी होगी, वे कौन सा होगा? प्रशासनिक नगर। तो जठे भी ताने कोई भी राजधानी आ जाए बिको मतलब वो कौन सा नगर हो? प्रशासनिक नगर हो। ठीक है, मतलब प्रशासनिक कार्य वगैरह जो हो गए। तो प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल है, श्रीनगर है, गांधीनगर, जयपुर और चेन्नई। गुवाहाटी का ध्यान रखना, गुवाहाटी इसमें है क्योंकि असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। लेकिन वहां पर मुख्य रूप से वहां पर क्या गुवाहाटी दिया हुआ है। औद्योगिक नगर, यानी जो उद्योगों के आसपास स्थित है। आधुनिक उद्योगों से जुड़े हुए नगरों को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर है। जो आधुनिक उद्योग से जुड़े हुए नगर है
उनको ही कहते हैं। जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोतीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, दुर्गापुर, सिंदरी, बरौनी आदि, ये कैसे हो गए? औद्योगिक नगर। परिवहन नगर, परिवहन नगर में मुख्य रूप से पतन नगर हो गए। पतन यानी बंदरगाह वाले, कौन से हो गए? बंदरगाह। तो ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्य से जुड़े होते हैं, जैसे कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम आदि है, अथवा आंतरिक परिवहन की दूरियां, मतलब आंतरिक, जैसे अपन रेल परिवहन देख सकते हैं मुख्य रूप से रेलवे का, ठीक है, जैसे धुलिया है, मुगलसराय है, इटारसी है, कटनी है आदि, ये कैसे हो गए? परिवहन नगर। देखो कई बार आपको क्या हो सकता है, आपको देते हैं प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, और क्या देते हैं? परिवहन नगर। और इनमें से एक एक देते हैं, उनको क्या करो? मिलान करो। तो याद रखना आपको कि कौन सा प्रशासनिक है, कौन सा औद्योगिक है। वाणिज्यिक नगर यानी व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों नगरों को वाणिज्यिक नगर कहते हैं। जैसे कोलकाता, सहारनपुर और सतना, यानी जहां पर व्यापार वाणिज्य ज्यादा किया जाता हो गई। खनन नगर यानी जहां से खनन यानी अपन खनिज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? खनिज निकालते हैं। ये नगर है खनिज प्राप्ति क्षेत्रों में विकसित हुए, जैसे रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, सिंगरौली आदि, यानी जहां से अपन खनिज का उत्खनन करते हैं। गैरीसन नगर जिसे अपन क्या कहते हैं? छावनी नगर भी कहते हैं। इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, यानी मुख्य रूप से यहाँ पर सेना की दृष्टि से इन नगरों का क्या किया गया है? विकास किया गया। जैसे अंबाला है, जालंधर है, महू है, बबीना है, उधमपुर है, ये कैसे हैं? गैरीसन नगर है। और गैरीसन नगरों को अपन क्या बोल सकते हैं? छावनी नगर भी कहते हैं। अब देखो इन नगरों में सैनिकों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। इस नगरों का विकास सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है। यानी सेना की दृष्टि से जिन नगरों का निर्माण किया गया है वो कौन से हो गए? गैरीसन नगर या छावनी नगर। और प्रमुख है जो छावनी नगर कौन कौन से हैं? अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर यानी कोई बड़ा मंदिर वगैरह है उसके आसपास के जो नगर हो गए, तो वाराणसी है, मथुरा, अमृतसर, पुरी, मदुरै, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के कारण क्या हुए हैं? प्रसिद्ध है। यानी मंदिर मस्जिद वगैरह जो बड़े हैं, चर्च वगैरह, वो आपके इसमें आते हैं। शैक्षिक नगर यानी शिक्षा के केंद्र के रूप में, यानी जहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है? शिक्षा का ज्यादा जोर होता है। तो कुछ नगर शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए, जैसे रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है आदि। पर्यटन नगर यानी जहाँ पर घूमने के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, मुंबई का, तो ठीक है ना। तो कौन कौन सा होगा? नैनीताल है, मसूरी है, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी आदि कैसे हैं? पर्यटन नगरों के उदाहरण है। तो मुख्य याद रखना है। कई बार कहीं हुए मिलाना पूछ भाई, आपको इस तरफ दे देंगे, एक इस तरफ दे देंगे। अब है नगर बहु प्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? मतलब इनका कार्य ज्यादा क्यों हो जाए? एक नगर है तो बड़ी एक प्रकार का तो काम होगा नहीं, हर प्रकार की वहां पर जो सेवाएं उपलब्ध होती है। तो विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहु प्रकार्यात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन आदि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी बहुत बड़ा नगर है, वहाँ के आसपास उद्योग भी होगा, वहाँ के लोग कामकाज व्यवसाय भी करेंगे, प्रशासन राजधानी मुख्य रूप से केंद्र होगा, परिवहन आदि महत्वपूर्ण है, तो उसे क्या हो जाएगा? बहु प्रकार्यात्मक। ये नगर एक काम के लिए नहीं है, बहुत सारे कामों के लिए बने जाएगा। तो नगर बहु प्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन आदि महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक नगर अनेक कार्य करता है। अब हो गया होगा स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो आप, ठीक है, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे 3 नंबर का, चाहे बस कैसा भी आ जाए उसमें से। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरों को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटी को नाम आगे, यानी सिटी है, शहर को कहीं बढ़ावा देना है। जो आधारभूत सुविधा, कौन सी सुविधाएं वहां पर, मतलब मुख्य रूप से इतनी सुविधा तो होनी चाहिए, वो सुविधाएं साफ सफाई तथा सतत पर्यावरणीय, यानी साफ सफाई भी हो और पर्यावरण को भी क्या नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधा, साफ सफाई तथा सतत पर्यावरणीय और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का क्या करे? काम करे। मतलब जगह अन्य कोई छोटा शहर है बढ़ रहा है, तो एक बड़ो क्षेत्र पर तो ध्यान केंद्रित करूं ताकि वे भी कहीं हुए एक बड़ा शहर के रूप में विकसित हो, आपको संकल्प पूरा करा। तो आप लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन, और इसी के साथ अपना पाठ भी क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है।